बेटा, एक बार बात तो कर लो। मैं कब से फोन किए जा रही हूँ। सिर्फ एक बार इस अभागिन की बात सुन लो, फिर चाहे जो सजा देनी हो दे देना। फोन के दूसरी ओर एक कांपते पत्ते सी आवाज फड़फड़ा रही थी। आपसे कितनी बार कहा है, यहाँ फोन मत किया करो। कितने नंबर ब्लॉक करूं? हर बार पता नहीं कहाँ कहाँ से फोन करती रहती हो। खट्ट से फोन कटने की आवाज आई। उंगली का नाखून जब कट कर गिरता है तो दर्द नहीं होता, वो स्वेच्छा से काटा जाता है। सभ्य समाज में रहना है तो नाखून कटे होना पहली शर्त है। एक प्राकृतिक क्रिया, बिना किसी दर्द या वेदना के। अपने बच्चों को अलग करना भी कुछ ऐसा ही है। दूर किसी अच्छी जगह अध्ययन के लिए अपनी संतान को भेजना सभ्यता की ओर पहला कदम माना जाता है समाज की दृष्टि में। लेकिन नाखून अगर स्वेच्छा से ही जड़ से निकाल कर अलग कर दिया जाए तो उफ, कल्पना मात्र से ही पूरे शरीर में एक झुरझुरी दौड़ पड़ी है ना। असहनीय वेदना। हाँ, मैंने अपने ही हाथों अपनी उंगलियों के नाखून नोच डाले। अब आप सोच रहे होंगे कि भला कोई अपने आप से ऐसा क्यों करेगा, इस तरह की यातना खुद को क्यों देगा। आज से 20 वर्ष पूर्व मेरी गोद में वो आई, रुई के गोले सी सफेद झक, मुलायम मेरी बच्ची। देखते ही मैं अपनी सारी प्रसव वेदना भूल बैठी। बस मातृत्व की धारा पूरे बदन में हिलोरें मार रही थी। मैं सोते जागते हर वक्त बस उसे निहारती रहती। रात सोते वक्त उसका मासूम चेहरा दैवीय जान पड़ता था। मैं हर क्षण सतर्क रहती कि कहीं मेरी वजह से नन्ही जान को कोई तकलीफ ना हो। उसे जन्म देकर मैं पूर्ण हो गई थी। एक नया जन्म, खुद का मेरा। ये इतनी प्यारी है, इसे तो मैं ही रखूंगी अपने पास। हसरत से निहारती दीदी ने गोद में उसे दुलारते हुए कहा, अरे दीदी, मेरे कलेजे का टुकड़ा है ये, इसे तो मैं नहीं दूंगी। मेरे पास ही रहेगी मेरी राजकुमारी। बात को गंभीरता से लेते हुए मैंने कहा, दीदी शादी के 15 वर्ष बाद भी नई संतान होने के दंश को झेल रही थी। मैं उनकी भावना समझ रही थी, लेकिन मेरी भावना का क्या। एक नई नवेली माँ को उसका पहला बच्चा कितना प्यारा होता है, ये बताने की जरूरत नहीं। एक माँ अपने ही अंदर के एक टुकड़े को नया जीवन देती है। वो उस टुकड़े के जरिए खुद का विस्तार कर रही होती है। और संतान अगर लड़की है तो एक माँ हमेशा के लिए जीवित हो जाती है। उसकी आदतें, गुण, संवेदनशीलता और स्त्रीत्व सब उसमें स्थानांतरित हो जाते हैं। एक माँ के लिए इससे बढ़कर सुकून और क्या हो सकता है। सच कहूं तो मैं उस वक्त बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गई थी। मैंने ये भी नहीं देखा कि दीदी का खिला हुआ चेहरा मेरे जरा से कह देने से कितना आहत हुआ। एकदम से मुरझा गई थी वो। पर मैं क्या करती, मुझ पर उस वक्त एक माँ हावी थी, जिसके लिए उसकी संतान ही सब कुछ थी। वक्त ने शायद मेरी बेरुखी को पहचान कर मुझे जोरदार चांटा जड़ा। उसे मंजूर ही नहीं था कि मैं मातृत्व के उस अलौकिक सुख को ज्यादा देर अनुभूत कर सकूं। उसे देख देख कर दिन जैसे पंख लगाकर उड़ रहे थे। वो मुश्किल से साल भर की हुई कि एक खबर ने मुझे हिलाकर रख दिया। काली खांसी का दौरा मेरे जीवन को किस कदर काला स्याह कर देगा, मैंने सोचा तक ना था। दिन रात मेरे कलेजे से उठती असहनीय वेदना और निरंतर खांसी के दौरे ने घर की नींव हिला दी। बहुत तरह के वैद्य, हकीम और डॉक्टर से परामर्श लिया, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। खांसी जैसे मेरे अंतस में डेरा डाल के बैठ गई। वो जैसे कीमत मांग रही थी अपनी सबसे बेशकीमती चीज से खुद को जुदा करने की। मैं किसी दीमक लगे विशाल पेड़ की तरह किसी भी क्षण गिरने वाली स्थिति में खुद को महसूस कर रही थी। मेरे सपने में अक्सर एक काला साया उठता हुआ दिखता। वो जब भी आता मेरी फूल सी कोमल बच्ची को अपनी मजबूत भुजाओं में उठाकर धुआं बन अदृश्य हो जाता। सुबह उठकर मैं पसीने पसीने हो उठती। पास लेटी बच्ची को सुकून से सोया देखकर भी मन में उस काले साये की दस्तक सुनाई देती। काली खांसी का उस वक्त कोई पुख्ता इलाज न था। मुझे इन्फेक्शन की चिंता सताने लगी। मुझे काला साया अब मेरे बेहद नजदीक बैठा दिखाई देने लगा। मुझे लगा मैं शायद अपना दिमागी संतुलन खोने लगी हूँ। मैं हवा में ही अदृश्य रूप से उस हावी होते साये पर अपने हाथ पांव मारने लगती।
मेरा परिवार ये सब देखकर सकते में आ जाता। कोई भी अगर मेरी स्थिति देखता तो शायद यही प्रतिक्रिया देता। बिगड़े दिमागी संतुलन में भी मुझे ख्याल आया कि मुझे अपनी बच्ची की उस काले साए से हिफाजत करनी है, किसी भी हाल में। मैं अपने आप से लड़ रही थी। समय की सख्त नुकीली सुइयां जो भाला बनकर मेरी बच्ची की ओर निशाना साधे थीं, मैं खुद को उनके आगे देख पा रही थी। सुइयों की चुभन मुझे इतना परेशान नहीं करती थी जितना ये ख्याल कि मेरे न होने पर यही नश्तर मेरी बच्ची को चुभे तो। आनन फानन में मैं एक फैसला ले चुकी थी। एक बहुत बड़ा पत्थर मुझे अपने कलेजे पर महसूस हो रहा था। टेलीफोन पर नंबर डायल करते मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। दीदी, आप प्लीज जल्दी आ जाओ। बोलते हुए मेरे शब्द मुझसे ही टकरा रहे थे। दीदी के हाथों में मेरी बच्ची खिलखिलाते किसी झरने सी दिखाई दे रही थी। मुझे संतुष्टि थी कि मेरा फैसला गलत हाथों में नहीं है। मैं अपनी जान उन्हें सुपुर्द करने वाली थी, जो इसकी हिफाजत जान से भी बढ़कर करना जानती हूँ। दीदी पर मुझे भरोसा था। मैं अपनी बच्ची को दूर ले जाते हुए देख रही थी। जाते हुए दीदी की पीठ पर चिपकी उसकी मासूम आंखें आज भी मेरा पीछा करती हैं। उन मासूम आंखों में भरे आंसू मेरी आंखों में हमेशा के लिए ठहर गए। दीदी ने उसका पालन पोषण बहुत अच्छे से किया। वो नाजों से पली बढ़ी, मेरी गोद भरकर भी सूनी ही रही। ये कैसी नियति थी। क्रूर वक्त ने करवट ली। मेरे असाध्य रोग ने जैसे कीमत चुकता होते ही अपनी जकड़ ढीली कर दी। वो काला साया सचमुच मेरी बच्ची को हमेशा के लिए लेकर चला गया। समय के साथ मैं स्वस्थ होती गई। बच्ची परिपक्व सुंदर युवती में तब्दील हो गई। उसे फिर से पाने की सारी कोशिशें वैसे ही निष्फल हो गईं, जैसे आत्मा गिरवी रखने के बाद बचा हुआ शरीर। 20 वर्ष पूर्व जिस स्वार्थमयी माँ का किरदार मैं निभा रही थी, उसी किरदार में आज दीदी को देख रही थी। उन्होंने बेटी को हमेशा हमेशा के लिए पाने के लिए मेरे बारे में जो कुछ भी कहा, उससे उन दोनों के बीच का संबंध तो गहरा हुआ, किंतु मेरे और बिटिया के बीच गहरी खाई जितनी दूरियां पैदा हो गईं। जहां से दूर रहकर किनारे से लाख आवाज दो, किसी उत्तर की कोई संभावना न थी। खाई को पार कर नजदीक जाना तो बहुत दूर की बात थी। उससे कहा गया था कि मैंने उसे बेटे की चाहत में जानबूझकर त्याग दिया। दीदी की आंखों में झांक कर देखा। उनमें पश्चाताप की भावना के साथ एक असहाय मां भी झलक रही थी। सच है, जन्म के 1 वर्ष बाद से ही वो उस पर अपना सर्वस्व वार कर जी जान से उसका ख्याल रख रही थी। सही मायनों में वही उसकी यशोदा माँ थी। लेकिन जिसे मैंने जन्म दिया, उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत के अंगारे मैं नहीं देख पा रही थी। लग रहा था कि एक दिन ये उपेक्षित अंगारे मुझे भस्म कर देंगे। मेरी आत्मा को रोज उनमें स्वाहा होते देखना कितना कठिन काम था, ये बात शायद मेरे अलावा कोई नहीं समझ सकता था। मुझे आज भी याद है वो दिन जब दीदी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। मुझे बेमन से ही सही उसमें उपस्थित होने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया था। मैं बेटी की एक झलक देखने की ललक में किसी अदृश्य डोर के सहारे खिंची चली आई। मुझे देखकर दीदी के चेहरे पर उड़ती हवाइयां उनके अंदरूनी हाल बयां कर रहे थे। खैर, मुझे उनसे कोई गिला नहीं था। मेरी नजरें उसी मासूम पौधे को ढूंढ रही थीं जो मेरे अंदर हर रोज पनप रहा था, जिसे अपनी आत्मीय ममता के जल से मैंने हर रोज सींचा था। उसकी सलामती और खैरियत की दुआएं पढ़ी थीं। लेकिन मैं इतना भी जानती थी कि पौधा अब खूबसूरत वृक्ष में तब्दील हो चुका होगा, जिसे सिर्फ देखभाल करने वाले दृश्यमान माली की ही परवाह होगी, न कि प्रार्थना से सींचने वाले अदृश्य जल की। अपने 20वें जन्मदिन पर वो जब तैयार होकर सबके सामने आई, किसी स्वप्निल राजकुमारी सी लग रही थी। सब अपलक बस उसे निहारते रह गए। वो हूबहू अपने पिता की तरह तेजस्विनी थी। मैं मेहमानों की भीड़ में पीछे से उसे निहार रही थी, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही थी कि इस दिन से मुझे नवाजा। मेरी बेटी को कुशल हाथों ने संवारा। अचानक उसकी निगाह मुझ पर पड़ी। वो शायद किसी पुरानी तस्वीर से मुझे पहचान गई थी। अपना खून था,
कैसे नहीं पहचानता। मेहमानों की भीड़ को चीरते हुए वो मेरे पास पहुंची। उसके और मेरे बीच की दूरी तय होने तक न जाने कितने जन्मदिन जो मैंने उसकी अनुपस्थिति में अकेले मनाए, किसी फ्लैशबैक की तरह एक एक कर मेरी नजरों के सामने आए। मैंने अपने हाथ फैला लिए ताकि उसे गले लगा सकूं। वो अब मेरे ठीक सामने थी, किसी प्रतिबिंब की तरह। भावनाओं के उड़ते वेग को मैंने किसी तरह अपनी आंखों की देहरी पर रोका। उसकी नजरों में मेरे लिए नफरत का समंदर तैर रहा था। मेरी फैली हुई बाहें अपनी हद में आकर सिमट गईं। बहुत देर तक हम दोनों के बीच मूक वार्तालाप हुआ। वो बहुत से प्रश्नों का ढेर मुझ पर उड़ेल देना चाहती थी, लेकिन सजा के तौर पर उसने चुप्पी लगा ली, जो मुझे नश्तर की तरह हर जगह चुभने लगी। बेटी, मेरे मुंह से उस वक्त सिर्फ इतना ही निकल पाया। मैं नहीं हूं आपकी बेटी। नफरत है मुझे आपसे, बहुत बहुत नफरत। क्यों आई हैं आप आज यहाँ? गुस्से का ज्वालामुखी यकायक उसके अंदर से फूट पड़ा। उसकी सुर्ख आंखें बहुत कुछ बयां कर रही थीं। मेरी आंखों से रुके हुए आंसू बह निकले। उसे देने के नाम पर दुआ से भरा हाथ उसके सर पर फेरती, इससे पहले ही भीड़ को चीरते हुए वो मेरी नजरों से ओझल हो गई। एक काला साया उसकी परछाई बन दूर से मुझे दिखाई दे रहा था। वातावरण में अजीब सा अट्टहास सुनाई दिया। मेरी सभी इंद्रियां मुझे घृणा की दृष्टि से देख रही थीं। मेरी आंखों पर छाई नम धुंध मिटने का नाम नहीं ले रही थी। मैं उसे और ज्यादा दुखी नहीं देख सकती थी। अपने कलेजे के टुकड़े से कभी न मिलने के खुद से किए वादे के साथ मैं भरे मन से लौट आई। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।